जय हिंद फ्रेंड्स। पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज दोस्तों हम संविधान का विकास एवं मूल अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के लिए हमने स्पेशल टीचर मंगवाया है जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। भारत का भूगोल पूरा टॉपिक मैं लूँगा स्वयं, और इस भारत का विकास एवं मूल अधिकार, भारत के इतिहास का जो भी टॉपिक होंगे उनके लिए हम आपको टीचर की व्यवस्था कर देंगे। आज हमने संविधान का विकास एवं उनके मूल अधिकार के लिए टीचर की व्यवस्था की हुई है। मैं उन टीचरों को यहाँ बुलवा रहा हूँ और वो आपकी क्लास लेंगे। धन्यवाद। थोड़ी देर में आपकी क्लास प्रारंभ होने वाली है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए आज संविधान का विकास और मूल अधिकार के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपका स्वास्थ्य दीर्घकाल तक स्वस्थ रहे, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं संविधान का विकास। तो देखिए, संविधान का जो विकास है, ये संविधान के विकास की प्रक्रिया काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये विकास अपन का चलता है 1772 से लेकर के, और हम इसका अध्ययन करेंगे 1885 का जो अधिनियम आया था इसके यहाँ तक। तो इसका विकास किस किस प्रकार से हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो भारत के प्रथम गवर्नर जो जनरल बने थे, उसको दर्जा दिया गया था। और उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगहों पर दीवानी का पद सृजित किया गया और इसके आधार पर ही संविधान की रूपरेखा, विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इसके बाद 1784 में एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में कौन सा था बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार भारत में भारत सचिव का पद सृजित किया गया और भारत की सहायता के लिए, मंत्री परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यों को इसमें निश्चित किया गया कि भारत जो मंत्री परिषद होती थी ब्रिटिश सरकार में, उसकी सहायता के लिए भारत सचिव के लिए 15 मंत्री इसकी सहायता के लिए होते थे। पिट्स इंडिया के बाद अपन इसका ब्यौरा करते हैं। तो 1909 में एक मार्ले मिंटो अधिनियम एक आता है और इस अधिनियम में पहली बार भारत को संप्रदाय के आधार पर बांट दिया गया। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का था। इसमें संप्रदाय के आधार पर भारत को पहली बार डिवाइडेड कर दिया गया। तब मार्ले ने मिंटो से कहा कि जनाब, हम भारत में एक विश्व रूपी फसल बो रहे हैं जिसका जो उत्पादन है वो काफ़ी कड़ा होगा, जहर के समान होगा। और इसके बाद आता है दोस्तों 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। और 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार भारत में केंद्रीय द्वैध शासन की स्थापना इसमें कर दी गई। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त करके द्वैध शासन स्थापना लागू कर दी और इसमें संघीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाया गया। तो अब इसका संविधान का विकास किस प्रकार से होता है, इसका विस्तृत चर्चा करने के लिए हमको 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसमें सबसे पहला सदस्य था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कैबिनेट जो मिशन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा है ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरा है सर पैट्रिक
सर पैट्रिक लॉरेंस, ये तीनों व्यक्तियों को मिलाकर के कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया और इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था इसका सर पैट्रिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस कैबिनेट मिशन ने इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में किस प्रकार से संविधान का विकास करना है और उसमें किस प्रकार से चुनाव होंगे। तो 24 मार्च 1940 को कैबिनेट ने जो योजना बनाई थी उसके आधार पर 16 मई 1940 को इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के सामने सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करने के लिए हमें कुल टोटल 389 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। अब इन 389 सीटों में से इन्होंने 3 आधार पर इनको बांटा गया कि भाई एक तो है अपन का देसी रियासत, जो हमारे ब्रिटिश जो भारत था उस समय जो देसी राजा जो महाराजा थे उनसे तो देसी रियासतों से लोग चुने जाएंगे। एक है ब्रिटिश प्रांत से और तीसरा जो है यह है आजाद भारत से। तो इन तीनों से अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया और इस आधार पर 389 सदस्यों का चुनाव कराया जाने की इसने रूपरेखा तैयार की। अब इन देसी रियासतों में से टोटल 73 सदस्य देसी रियासतों से राजा महाराजाओं से चुने जाएंगे और बाकी के जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य हैं वो इसमें से चुने जाएंगे, जिसमें है अपन के 296 सीट। तो अब इन 296 सीटों में से इन्होंने फिर इनको 2 भागों में बांटा गया कि आपके जो अपन का है जो ब्रिटिश प्रांत है तो ब्रिटिश प्रांत में से सीधे आपको 292 जो सदस्य हैं इनका जनता द्वारा आम सहमति के द्वारा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा और ये सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से। और बाकी के जो 4 सीटें थी इन चारों सीटों में अपन के केंद्र शासित प्रदेश समय थे उस समय पहला था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है बलूचिस्तान और दिल्ली। तो इन चारों केंद्र शासित प्रदेशों से प्रति एक सीट निश्चित की गई। तो इस आधार पर 4 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से, 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों से और 73 जो सीटें थी वो देसी जो राजा महाराजा थे उनमें से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने योजना दी कि आपको भाई संविधान का विकास करना है तो आपको 389 सीटों का चुनाव कराना पड़ेगा। इसके बाद अभी दोबारा से अपन को बता देते हैं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके प्रमुख उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से भारत में यहाँ की संविधान का विकास करना है और उसी के अनुरूप ही प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर प्रति एक व्यक्ति इसमें चुना जाएगा और वही व्यक्ति इसमें संविधान का विकास में संविधान के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके आधार पर जब ये चुनाव हो गए थे तो तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो सर पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों के द्वारा कैबिनेट मिशन में जो सदस्य नियुक्त किए गए उनके आधार पर हमने संविधान का गठन किया, निर्माण किया और इस संविधान को बनने में हमारे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनाने में लगे। तो सबसे पहले संविधान सभा के रिकॉर्ड कैबिनेट मिशन के आधार पर जब संविधान सभा बन गई थी तो इसका प्रथम गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और इस प्रथम बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब ये अस्थायी जो चीज है, अस्थायी ये चीज अपन ने, ये जो वस्तु ली गई है, ये अपन ने अमेरिका के संविधान से ली गई है कि अपन को सबसे पहले अगर संविधान का विकास करना है, उसकी पहली बैठक होगी तो सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उसको इसमें शामिल किया गया। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस 11 दिसंबर 1946 में दोस्तों इस संविधान सभा के अध्यक्ष जो बते थे, स्थायी अध्यक्ष, तो इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो पहली बार इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिम्बल रेजुलेशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार संविधान सभा में रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? नेहरू जी ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। तो एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो उसकी सेशन चल रहे थे, बैठक चल रही थी संविधान निर्माण के लिए। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी प्रथम बैठक में इसका अध्यक्ष बनाया अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यह प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसके स्थायी अध्यक्ष जो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरा जो सेशन हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्तावना जो प्रस्तावना है इसका अपन अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसमें अपन प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन करेंगे। अब अपन इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हमने संविधान का विकास किया, किस प्रकार से उसकी बैठकें हुई, इसके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। और इसी के आधार पर जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, और संविधान को बनने में 2 वर्ष और 11 माह और वह 18 दिन लगे। इतना बड़ा अपन का जो होता है कि एक तो क्वेश्चन आता है कि अधिशासी राज्य डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट क्या होता है? और एक है अपन का स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। तो दोस्तों जब अपन इस चीज को बताते हैं कि अधिशासी क्या होता है, कि जब कोई शक्ति, कोई विदेशी जो शक्ति होती है वह अपन किसी दूसरे देश पर शासन करती है। हम किसी देश के उपनिवेश होते हैं जब कोई एक शक्तिशाली देश के द्वारा एक कमजोर राष्ट्र पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन चीज़ों में परिवर्तन करके अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो इस समय अपन किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के उपनिवेश के कारण अब अपन ब्रिटेन के उपनिवेश कब तक रहे थे? तो 15 अगस्त 1947 से पहले का जो टाइम पीरियड था उस समय अपन क्या थे? अधीन थे, ब्रिटेन वासियों के अधीन थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद जब अपन स्वतंत्र हो गए थे तो अपन ने स्वतंत्र भारत में और हमारे भारतीयों ने इस संविधान का निर्माण किया और इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में अब हमारा जो देश है वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए और इस प्रकार से अपन ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा। तो अब अपन आपको बताएंगे कि मैंने आपको एक चैप्टर लिखाया था, इसमें मूल अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बनाया गया था तो संविधान को बनाने में हमने 22 भाषाओं का, इसमें 22 भागों का उल्लेख किया गया। और इस 22 भागों में पहला जो भाग था, पहला भाग में भारत संघ एवं राज्यों का संघ होगा।
राज्यों का संघ होगा। यानी भारत का निर्माण अनेक राज्यों से मिला करके इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसमें भारत में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, किन किन क्षेत्रों का सीमा में परिवर्तन किया जाता है, बाउंड्रियों में परिवर्तन किया जाता है, इन सब चीज़ों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में इनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अपन का आता है भाग 2, और भाग 2 में अपन के दोस्तों नागरिकता संबंधी इसमें प्रावधान है। तो यह अपन का अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इनका उल्लेख किया गया है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हमारा आगे सरकार आगे। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और अब आता है अपन का भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स FR, तो फंडामेंटल राइट्सों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये मूल अधिकार हमारे भारत देश में USA के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और इन्हीं का अपन उल्लेख करेंगे। तो अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं उनमें से अपन को अनुच्छेदों का, प्रत्येक अनुच्छेद का एक विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। और इन अनुच्छेदों के आधार पर आपके एक एक अनुच्छेद आपके उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन दोस्तों अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। इसमें यानी कौन सा राज्य या सरकार किन राज्यों को या किन राज्य क्षेत्रों को अपन सरकार के रूप में मानते हैं। जैसे केंद्र सरकार होती है, अपन की राज्य सरकार होती है, नगर पालिका, स्थानीय पंचायती राज जो व्यवस्था होती है, इन सब चीज़ों को अपन सरकार के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुच्छेद 13 में है कि ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं इसमें अंतर्निर्दिष्ट तत्वों को लागू करना, अंतर्निर्दिष्ट तत्वों को लागू करना, ये चीजें अपन के अनुच्छेद 13 में दी गई है। इसके बाद अपन फंडामेंटल राइट्स जो मूल जो अधिकार हैं ये हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में दिए गए थे। और इनमें से सबसे पहला जो मूल अधिकार है जिसे अपन फंडामेंटल जो राइट्स कहते हैं, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार। कौन सा बच्चों? समानता का अधिकार। अब इस समानता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इनका उल्लेख किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद अपन के 19 से लेकर के 22 तक इनका उल्लेख मिलता है। फिर तीसरा जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार है अपन का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये हमारा अधिकार अनुच्छेद
23 और 24 में इनका उल्लेख मिलता है। और जो चौथा जो मौलिक अधिकार है, ये अपन का मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अपन का पांचवा जो मौलिक अधिकार है, ये है अपन का संस्कृति, कल्चर एवं शिक्षा। शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इनका उल्लेख किया गया है। और जो 6वें नंबर का जो मौलिक अधिकार था पहले, वो था बच्चों संपत्ति का अधिकार। इसे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो ये इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में। और जो 7वां जो मौलिक अधिकार था, वो मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन इनमें से जो 6वें नंबर का जो मौलिक अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के में एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अधिकार हैं बच्चों? फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अपन के 6 हैं। और इनका विस्तृत अध्ययन हम इसी क्लास में अभी करेंगे। तो एक बार अपन दोबारा से इसी को रिवीजन कर देते हैं। तो जैसा कि आपको बताते हैं कि जो अपन के अनुच्छेद 12 है, इस अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में अंतर्निर्दिष्ट तत्वों को लागू करने की शक्तियां राज्य को प्रदान कर दी गई हैं। अब अपन का जो पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से? 19 से लेकर के 22 तक। और तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद अपन के 23 और 24 में है। और अपन का चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा, अनुच्छेद 29 और 30 में इनका उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधान का मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। और इस मौलिक अधिकार को हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के में एक लीगल कानून, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अंतिम जो 7वां जो मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अब इन सभी अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपन ने मौलिक अधिकार इसको पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकारों में पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इनका उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक अपन इनका उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और ये समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 है। अब इस अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14, अब अनुच्छेद 14 कहता है
कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता, समानता। ये कहता है कि विधि के यानी कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को कानून समान दृष्टि से लागू होंगे। तो विधि के समक्ष जो समानता है, ये समानता जो शब्द है, ये अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो इसमें दो चीज आती है, एक तो है अपन का लीगल ऑफ इक्वलिटी यानी समक्ष समानता, और एक अनुच्छेद 14 में ही एक दूसरी बात निकल के आता है कि विधि के समान संरक्षण। दूसरी बात क्या निकल के आती है? विधि के समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये जो संरक्षण है यानी कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर जो सरकार कानून बनाएगी, उस कानून के आधार पर सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के संरक्षण दिया जाएगा। और ये जो संरक्षण शब्द है, ये अपन ने ग्रहण किया है बच्चों यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संरक्षण शब्द दिया गया है। और समक्ष जो समानता शब्द है, ये अपन ने कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो अपन का अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भाई विधि के समक्ष समानता होगी और विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा। अब आता है अपन का जो दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान। और कौन सा है? जन्म स्थान। ये कह रहा है अनुच्छेद 15 कह रहा है अपन का धर्म यानी रिलीजियस, नस्ल, लिंग, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह कहता है अपन का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, यानी सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो ये नहीं कि साहब हिंदू धर्म के लिए अलग से कानून बना दिए, मुस्लिम धर्म के लिए अलग से बना दिए, ईसाई वालों के लिए अलग से बना दिए। तो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो अपन का अनुच्छेद 15 है, इस अनुच्छेद 15 के सब क्लोज 7 आते हैं। अनुच्छेद 15 को कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुच्छेद 15 को अपन को 7 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद 15 के 7 सब क्लोज हैं। तो इसमें अनुच्छेद 15(4), एक अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 15(7). तो अनुच्छेद 15 को इन 7 सब क्लोजों में बांटा गया है, यानी 15 के सब क्लोजों में एक एक चीजों का उल्लेख किया गया है, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। तो अपन का अनुच्छेद जो 15(4 है, अनुच्छेद 15(4) सब क्लोज, इस अनुच्छेद 15(4) को सबसे पहले हमारा भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया। तो यह कब हुआ था? 1951 में। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अब इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि भाई शिक्षा में जो अपन का शेड्यूल कास्ट है, SC ST,
जो वर्ग हैं, इन वर्ग के लिए इन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है भैया? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15(4) में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है अपन का अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(5) में OBC के लिए OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 15(6) और 7 में EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो सर्विस, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इन आधारों में सरकारी जो शिक्षण संस्था हैं या जो निजी शिक्षण संस्था हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चाहे निजी संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट जो संस्था हो, इन संस्थाओं में बच्चों को पढ़ने के लिए SC ST OBC EWS के वर्ग के जो लोग हैं, इनको लिए आरक्षण का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है अपन के अनुच्छेद, ये जो सब क्रोज हैं 4 के बाद जो ये 7 हैं, ये हमारे अनुच्छेद 15 के अपवाद माने जाते हैं। भाई अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सिर्फ अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अनुच्छेद 15(4) में भेदभाव कर दिया। सरकारी शिक्षण संस्था आरक्षण दे दिया, निजी शिक्षण संस्था में आरक्षण दे दिया, इसमें OBC के लिए आरक्षण दे दिया, EWS के लिए आरक्षण दे दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो कमजोर जो लोग होते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ऐसी कदम उठा सकती है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अब है अपन का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों में समान अवसरता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नौकरियों में समान अवसरता, नौकरियों में समान अवसरता यानी सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा अगर कोई योजना बनाई जा रही है या कोई वैकेंसी निकाली जा रही है, तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते हुए वैकेंसियां निकाली जाती हैं। लेकिन इसमें अनुच्छेद अपन का जो 16(4) है, 16(4) अनुच्छेद 16(4) में SC और ST वर्ग के लिए SC ST वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि भाई इनमें नौकरियों में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये भी कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया और जिसमें SC और ST वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब अपन का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 16(5). तो अनुच्छेद 16(5) में भी OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और अनुच्छेद 16(6) में नौकरियों में जो EWS के जो लोग होते हैं, उनके लिए EWS भी जोड़ा गया और इसको संविधान संशोधन 2020 के जो 105वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 16(6) में इसको जोड़ा गया। तो इस आधार पर अपने ये अनुच्छेद 16 को विस्तृत अध्ययन किया। नौकरियों में समान अवसरता दी गई। अब बच्चों अपन का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पर्शता का अंत, अनटचेबिलिटी। तो अस्पर्शता क्या होती है? अस्पर्शता को अपन घरेलू भाषा में बोलते हैं तो छुआछूत। तो इन छुआछूत की जो पहले आज से अपन बात करते हैं
25-30 साल पहले की बात करते हैं तो पहले ये छुआछूत अधिक चलती थी। अगर कोई व्यक्ति किसी निम्न वर्ग के कास्ट के जो लोग होते थे उनसे अगर स्पर्श कर लेता था तो भी उसको अपन कहते थे कि भाई ये अशुभ हो गया, ये लॉस में चला गया। तो ऐसी चीज का विरोध करने के लिए सरकार ने सोचा कि अपन को अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता निवारण एक अधिनियम बनाना पड़ेगा और 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया और इस कानून के आधार पर अब कोई व्यक्ति छुआछूत का नहीं कर पाएगा और ये इस आधार पर अपन को दे दिया गया। तो 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम माना गया और इसके आधार पर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख मिलता है। अब अपन का आता है अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि भाई उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध। तो उपाधियों का निषेध ये कहता है कि अपन का अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से किसी भी प्रकार की उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकता। अगर भारत सरकार चाहे, अगर उसको अनुमति दे देती है तो सिर्फ अपन शिक्षा से संबंधित उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ अगर भारत सरकार अपन को अनुमति नहीं देती तो अपन दूसरे देश से उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये उपाधियों का निषेध है और इसमें से भारत सरकार के द्वारा जो उपाधि दी जाती है उसमें भारत रत्न है। और भारत रत्न की अगर अपन शुरुआत करते हैं तो इस भारत रत्न की शुरुआत 1954 से मानी जाती है। भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 में। और सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन इन व्यक्तियों को भारत रत्न से विभूषित किया गया। तो भारत सरकार अपने हिसाब से उपाधियां दे सकती है, लेकिन अपन सरकार के खिलाफ और दूसरे देशों से उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकते। तो अब है अपन का अनुच्छेद 19 और 19 अपन का एक विस्तृत अनुच्छेद है जिसको अपन एक बारीकी से बड़ा अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या है? 19 से लेकर अपन का जो मौलिक अधिकार है नंबर 2 का, ये जो मौलिक अधिकार था उसमें था अपन का स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता के अधिकार को हमने अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इनका उल्लेख किया गया। यानी दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है और इन स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब इस अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 कहता है कि विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और धर्म और उपासना। अनुच्छेद 19 कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ऐसे अनुच्छेद 19 में जब भारतीय संविधान बना था उस समय इसमें 7 मूल स्वतंत्रताएं थी, मूल स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें भारतीय अनुच्छेद 19 में 6 मूल स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। और इसमें से अनुच्छेद अपन का 19 सब क्लोज 1, अनुच्छेद 19(1) में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति विकास कर सकता है, विश्वास और धर्म कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है। अब अपन आता है अनुच्छेद अपन का
19 सब क्लोज 2। तो इसमें तो यही है। अब अपन का अनुच्छेद 2 जो कहता है, ये कहता है कि भाई विश्व में अपन के भारत में संघ एवं संगठन और भ्रमण। अनुच्छेद 19(2) के तहत अपन अबाध रूप से पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19(3) के तहत सब क्लोज 3 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक अगर चाहता है कि अपन को कोई संगठन बनाना है, संघ बनाना है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत संघ या संगठन बनाने का उत्तरदायित्व रखता है। तो और अनुच्छेद 19(4) अनुच्छेद 19(4) अपन का कहता है कि भारत का जो होता है प्रत्येक नागरिक हो वो सार्वजनिक होटलों, अस्पतालों, कुओं, तो सार्वजनिक चाहे कोई भी होटल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुओं, इन पर आसानी से व्यक्ति जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने अनुच्छेद 19 की अध्ययन किया। और अब अपन का आता है अनुच्छेद, एक बार अपन इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 19 है, इसके तहत अपन ने स्वतंत्रता के अधिकार को बांटा। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के तहत इसके सब क्लोज पाए जाते हैं। अनुच्छेद 19(1) में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अनुच्छेद 19(2) सब क्लोज जो 2 है, इसमें कोई भी व्यक्ति भारत का अबाध रूप से कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। पहले इसका अपवाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा 5 दिसंबर 2019 को, कब 5 दिसंबर 2019 को लोकसभा में अपना बिल रख करके और इसे जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश से बना दिए गए, जिसमें एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। तो इस आधार पर अपन भ्रमण कर सकते हैं, संघ संगठन बना सकते हैं और सार्वजनिक होटलों, अस्पतालों और कुओं पर भी अपन जा सकते हैं। अब आता है अपन का अनुच्छेद 20। तो अपन का जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20, इस अनुच्छेद 20 को अपन 3 आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये अपन का जो अनुच्छेद है ये है अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, इंक्रीमेशन ऑफ द प्रोटेक्शन। अपराध दोष सिद्धि के विषय में, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 कहता है कि अगर भैया किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके उसमें क्या उसने दोष किया है, कोई अपराध किया है या नहीं, तो ऐसे के विषय में उस व्यक्ति को संरक्षित किया जाएगा। और इसको अपन 3 आधार पर बांटते हैं। तो आज अपन का अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 1 है, सब क्लोज 2 और सब क्लोज 3। तो अनुच्छेद 20(1) के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध को वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही होती है उसी के आधार पर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और दूसरा जो है भविष्योन्मुखी, इस भविष्योन्मुखी में क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध आज किया है और भविष्य में कोई सरकार कानून बनाती है तो ये नहीं है कि आज भविष्य में जो कानून बना था उसके आधार पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 20 है। और तीसरा जो है वो है अपन का अनुच्छेद 20(3) का सब क्लोज मोनोपोली, यानी स्वनार्जिम। और स्वनार्जिम को अपन कह सकते हैं
नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो जिस उस अपराध अपने गवाही के विरुद्ध उसको अपन नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते, तो अनुच्छेद 20 के तहत नार्को टेस्ट को अवैध माना गया है। इस प्रकार से अपने अनुच्छेद 20 के 3 सब क्लोज पढ़े, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और 20(3). इस आधार पर अपने जो मूल अधिकार था अपन का अपराध दोषविधि के विषय में संरक्षण, इस आधार पर अपन का पढ़ा। आगे अपन का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये इस अनुच्छेद में से अधिकांश क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार माना गया है। और इस जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 में स्वस्थ वातावरण का, वायु ग्रहण करने का, पर्यावरण प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण का हमको अधिकार दिया गया है। और इसी अनुच्छेद में अपन का अनुच्छेद 21 क्या आता है? अब अनुच्छेद 21 में क्या है कि बच्चों एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 के एक जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया कि भाई 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अधिक आयु के हैं, 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क, सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। सरकार के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगा। और इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 2009 में राइट टू एजुकेशन REI एक्ट पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये 2009 में सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाई जा रही है। तो इस प्रकार से अपने अनुच्छेद 21 पढ़ा, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। इसको अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है? 6 से 14 वर्ष से जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना। और इसको कब जोड़ा गया? 2009 के द्वारा। इस आधार पर अपन ने ये अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19 अपन का हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया और अनुच्छेद 21 हो गया। अब आता है अपन का अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी का, तो अनुच्छेद 22 में यानी जिस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम न्यायालय में उस व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। तो गिरफ्तारी का निषेध अनुच्छेद अपन का क्या है? अनुच्छेद 22 में। इसके बाद अपन का जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो शोषण के जो विरुद्ध जो अधिकार है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में इसका उल्लेख मिलता है। और इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम निषेध यानी बलपूर्वक किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती आप कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो ये अनुच्छेद अपन का 23 कहता है कि भाई बलात् श्रम निषेध। और अपन का अनुच्छेद जो 24 है वो है वेश्यावृत्ति बाल श्रम निषेध। यानी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों से भी आप जो 14 वर्ष से जो कम के जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी आप कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार से अपन का शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, जिसको अपन अनुच्छेद 23 और 24 में इनका उल्लेख किया। और इसके बाद अपन अनुच्छेदों में वर्णन करेंगे अपन का जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल जो राइट्स है, वो है अनुच्छेद। अपन कल विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। आज अपन मौलिक अधिकारों में 4 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 24 तक अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो मौलिक अधिकार आएंगे 3, उनका अपन विस्तृत अध्ययन कल करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। कितनी देर की है? मैं तो मना कर रहा हूँ जब